नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। स्ट्रीट वेंडर से प्रधानमंत्री का यह वर्चुअल संवाद मंगलवार को पालिका परिषद के प्रांगण में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद के जरिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत जनपद के स्वनिधि लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि इस तरह की योजना आज़ादी के बाद पहली बार बनी है। आपका काम और आगे बढ़े, मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार विजय बहादुर जी। नमस्कार विजय बहादुर जी। आपने स्वनिधि योजना के सहयोग से क्या काम हमने स्वनिधि योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया? योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपए के माइक्रो लोन अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित रहे भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह व उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने लाभार्थियों को संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किए। उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने बताया कि जनपद में लगभग 950 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें से लगभग 550 के खातों में पैसा आ चुका है। स्वरोजगार व व्यवसाय को आगे बढ़ाने, युवाओं को आत्मनिर्भर करने की दिशा में योजना को उन्होंने अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया। जैसा अवगत है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जो पथ विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जो 10,000 रुपये का माइक्रो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके संबंधित ये कार्यक्रम है। तो जनपद में प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस पर वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो पात्र हैं। देखिए, यहाँ लगभग 950 लोग जो हैं चयनित किए गए थे, जिनका 550 रुपये के 550 लोगों के खाते में पैसा आ गया है। बाकी लोगों के खातों में भी जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। इसमें स्ट्रीट वेंडरों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो ये माइक्रो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका सुसंगत वह जो है प्रयोग करें, अपने व्यवसाय को और बढ़ाएं, ताकि और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने का प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका व्यवसाय बढ़ सके और अपनी आमदनी से अपने परिवार का सुपोषण कर सके। आगामी त्यौहार बारावफात को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे व एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली परिसर में मंगलवार शाम पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में थाना कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों के मौलाना, मुतवल्ली व अन्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की। बारावफात का त्यौहार 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसी दिन बिलरियागंज कस्बे में स्थापित देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा, जिसे देखते हुए मूर्ति विसर्जन और बारावफात की जुलूस में 4 घंटे का अंतर रखने का निर्णय बैठक में लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जुलूस के लिए बिजली के तारों को ऊपर किया जाएगा। जिन स्थानों पर तार ऊपर नहीं किया जा सकते, वहां की बिजली जुलूस निकलने तक काट दी जाएगी। में पीस कमेटी की मीटिंग की गई है और जो साभान बारावफात को जुलूस निकालते हैं, उसके जो इंजामिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनसे अनुरोध किया गया है कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए अपने त्यौहार को मनाएं। और जो रूट है, क्योंकि इस दिन 30 तारीख को बिलरियागंज की मूर्तियाँ भी आएंगी, ये बात भी हुई है कि दोनों के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रखा जाए। इस बात को कल जब अनुमति होगी, कल मूव की जाएगी, तो एसपी सिटी साहब और एडीएम सिटी साहब रूट का निरीक्षण भी करेंगे। ये बात तय हो गई है। और
पूरे समय की पाबंदी को लगाते हुए, आदमियों की पाबंदी को लगाते हुए, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको पालन कराते हुए परमिशन इसमें जारी की जाएगी और इस बात पर सहमति हो गई और इसी के अनुसार ये 12 बरसात का त्यौहार जो है मनाया जाएगा। सुरक्षा दृष्टि से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे, जो पहले किए जाते रहे उससे बेहतर इंतजाम होंगे। जो मेन बात यह है कि जिस समय है उसके बीच में मूर्तियाँ भी निकलेंगी और ये जुलूस भी निकलेगा, तो उसके बीच में कोई टकराव ना हो उसका इंतजाम किया। तो ये बात रखी कि दोनों के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रहेगा ताकि आगे पीछे होने पर भी कोई क्लैश ना होने पाए। तो इसका इंतजाम किया जाएगा, उसी के हिसाब से अनुमति भी प्रदान की जाएगी। हाँ बिल्कुल, सारी ड्यूटियाँ लगेंगी, पीएससी इसमें लगेगी, पुलिस फोर्स इसमें लगेगा, एसपीओज भी इसमें लगेंगे। मेरे द्वारा अनुरोध किया गया है जो इंतजामिया है कि अपना वॉलेंटियर्स जो हैं वो अपने साथ रखें और बॉक्स बनाकर जुलूस को यदि निकाला जाता है जुलूस को बॉक्स के अंदर, अपने वॉलेंटियर्स के बॉक्स के अंदर लेकर चलें। तो डाइवर्जन और क्या? देखिए, जब भी कोई जुलूस निकलता है डाइवर्जन अपना आप होता है, क्योंकि किसी भी वाहन के जुलूस के बीच में आने से बद इंतजामी होती है, उसमें उसकी एक्सीडेंट की संभावना रहती है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी किया जाएगा, और लेकिन इस ढंग से किया जाएगा कि लोगों को ज़्यादा परेशानी हो। जुलूस निकल जाएगा, ट्रैफिक खोला जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का, आगे ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, ये जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तार नीचे लटके होने से उसमें टच होने से भी दुर्घटना हो जाती है। तो एक्सप्लिसिट हिसाब से मैंने ये अनुरोध किया है कि एक बार रूट को पूरा घूम कर देख लें और कहीं तार अगर नीचे हैं तो बिजली वालों के सहयोग से उन्हें तारों को कस दिया जाए, और कहीं बहुत नीचे है तो उस बीच में उन्हें उसकी बिजली उतनी एरिया की बिजली जो है बंद रखी। बैठक में उपस्थित मरकज सीरत कमेटी के प्रेसिडेंट शाहिद अहमद खान ने कहा कि हम शासन प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। जो शासन की गाइडलाइन है और हमारे जिला प्रशासन की, उसका अक्षरशः पालन करेंगे। अंजुमन में हमारे जितने लोग रहेंगे सबको निर्देश देंगे कि मास्क लगा के चलें, डिस्टेंस बनाए रहें दूरी, और हम संख्या को भी सीमित करेंगे कि जितना कम से कम हो सके उतनी संख्या में जुलूस निकाला जाए। जुलूस शांतिपूर्वक रहेगा, उसमें हमारे वॉलेंटियर रहेंगे जो जुलूस की देख रेख और व्यवस्था को संभालेंगे। अब हमारे तरफ से यही डिमांड है कि साफ़ सफाई कराई जाए। उस दिन सूअरों का प्रचलन बंद हो, इसलिए कि रास्ते में अगर जुलूस में सूअर आ गई तो थोड़ा वाइब्रेशन हो जाएगा। तो ये प्रशासन से हम लोग डिमांड करेंगे कि उस दिन बाड़ा सूअरों को बंद रखा जाए, शहर में साफ़ सफाई की जाए। जुलूस को जामा मस्जिद पहुंचने में 9-10 बज जाता है, रास्ते में सारे पोलों पे लाइट की व्यवस्था रहे, रोशनी की व्यवस्था रहे। यही सब हमारी जिला प्रशासन से डिमांड रहेगी और हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करेगा, हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। समय की बाध्यता ये है कि एक मसला ये है कि बिलरियागंज की मूर्ति विसर्जन का, तो जैसा कि पता चला कि वो लोग 5 बजे के बाद ही आते हैं ये शहर में, तो हमारा जुलूस जो है 2 बजे निकलेगा, तो हम 4-5 के बीच में मेन रोड क्रॉस करके इधर इस रोड पे आ जाएंगे। वो रोड पूरा खाली हो जाएगा, तो जुलूस अपना 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब भी निकालें उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। हम आपस में पूरा प्रशासन के साथ सामंजस्य करके ये कोशिश रहेगी कि कहीं ना तो मूर्ति विसर्जन के जुलूस में कोई बाधा आवे, ना तो हमारे जुलूस में कोई बाधा आए। जी। नज़रबंदी से बाहर आने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार नज़रों में हैं। तिरंगे को लेकर दिए गए उनके विवादास्पद बयान के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं और आक्रोश की ज्वाला भड़कनी शुरू हो गई है। इस क्रम में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कश्मीर की महबूबा को आजमगढ़ में प्रतीकात्मक रूप से जला डाला। महबूबा मुफ्ती के पुतले का दहन करते हुए एबीवीपी ने उन पर देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि जो तिरंगे को अपना नहीं मानता उसे यह देश भी अपना नहीं मानता। परिषद के जिला संगठन मंत्री शिवम ने महबूबा पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि देश में किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के अंदर देश में रह करके देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने वाले लोग, देश विरोधी बयानबाजी करके अपना पब्लिसिटी बटोरने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसी क्रम में महबूबा मुफ्ती ने आज कल बयान दिया था कि हम तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते हैं, जो कश्मीर का पुराना झंडा है वही हमारा झंडा है
और हम जब तक जिएंगे तब तक कश्मीर तिरंगा नहीं उठाएंगे। तो मैं महबूबा मुफ्ती जी उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है आजमगढ़ कलेक्ट्रेट चौक पे। और इस वीडियो के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर रह करके देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको विद्यार्थी परिषद बख्शेगा नहीं। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जितना हम सक्षम रहेंगे उतना करेंगे। हम सरकार से और माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मांग करते हैं कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसा घटिया कृत्य कोई दोबारा ना करे और किसी के अंदर ऐसा दुस्साहस ना हो कि वो इतना घटिया काम करे। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ का हवा लेते हैं, और हमारे मन में इसी देश के प्रति ऐसी भावना, ऐसी कुंठित मानसिकता वाली भावना अगर आती है तो कहीं न कहीं यह इस राष्ट्र के हित में नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 चयनितों को जहां नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है और आजकल में विद्यालयों का आवंटन भी उन्हें हो जाना है, तो वहीं इसी भर्ती में चयनित 37,339 अपनी नियुक्ति की बाट अब भी जो रहे हैं। मंगलवार को जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को अपना मांग पत्र प्रेषित करते हुए उन्होंने दिवाली से पूर्व शेष चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की मांग की। प्रतीक्षारत चयनित अभ्यर्थियों का कहना था कि जब परीक्षा एक साथ हुई, परीक्षा फल एक साथ जारी किया गया, चयन एक साथ हुआ, तो नियुक्ति पत्र एक साथ क्यों नहीं जारी किया जा रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती के 37,339 शेष अभ्यर्थी हैं जो 67,867 की चयन सूची में चयनित होने के बावजूद, सरकार के सारे मापदंडों पर खरे उतरने के बावजूद, सरकार द्वारा सारी क्राइटेरिया को फॉलो करने के बावजूद आज भी नियुक्ति से वंचित हैं। हमारे साथी विद्यालय आवंटित उन्हें होने जा रहा है, वो नियुक्ति पाने जा रहे हैं 31,661। मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन विगत वर्ष निकला था। 6 मई 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अध्यापक भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसके लिए 60-65% का मानक, मतलब आरक्षित वर्ग का जो अभ्यर्थी 60% पाएगा, अनारक्षित वर्ग का जो अभ्यर्थी 65% पाएगा, वो उत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसा मानक सरकार ने निर्धारित किया। कतिपय लोगों को जिन्हें ये मानक पसंद नहीं आया, जो इस मानक पर पास नहीं हो रहे थे, जो अयोग्य थे, सरल भाषा में कहा जाए तो जो अयोग्य थे, उन्होंने इस मानक को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में चुनौती दी। यह मामला सिंगल बेंच डबल बेंच होता हुआ सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को 21 मई 2020 को माननीय जज द्वारा कहा गया कि यूयू ललित विनीत शरण एवं माननीय जज शांताराम गोदर साहब द्वारा कहा गया कि यह शिक्षक भर्ती आगे बढ़ाई जाए। हम पूरे मामले को सुनकर ही इसको ड्रा करेंगे। बाकी जो 67,867 की चयन सूची है, इस पर कोई स्टे नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उक्त मामले में आर्डर में एक होल्ड शब्द का उल्लेख किया गया, जिस पर 60-65% मानक को न मानने वाले अभ्यर्थी 9 जून 2020 को डायरेक्शन एप्लीकेशन के माध्यम से 37,339 पदों को होल्ड करा लिया। होल्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्ति दे सकती है, परंतु सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दाखिल किया कि 67,867 की चयन सूची योग्य अभ्यर्थियों की चयन सूची है, ये 60-65% के मानक को फॉलो करती है। इस सूची को हम 2 भागों में नहीं बांट सकते। उन्होंने कहा था कि इस सूची को हम 2 भागों में नहीं बांट सकते, इसलिए हमें ये आज्ञा दी जाए कि हम पूरी भर्ती को एक साथ करेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, परंतु विगत दिनों में बेरोजगारों की ताली थाली से और लोक निंदा से सरकार इतनी डर गई कि उसने आनन फानन में 31,277 की एक सूची बना दी, जो तमाम विसंगतियों से भरी हुई थी। लेकिन हमें इससे नहीं मतलब, वो उनकी सूची है 31,277, जो साथी हमारा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हम उसके विरोध में नहीं है। भले ही वो कम मेरिट हो सकता है, हाई मेरिट हो सकता है, लो मेरिट हो सकता है, ओबीसी आरक्षण को फॉलो न किया गया हो, महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार इधर दिखाइए। ये बेटियां बैठी हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की 73-74 गुणांक लेकर, 68 गुणांक वाला नौकरी कर रहा है। हमारी बहन 73 का गुणांक लेके बाहर बैठी हुई है। हमें इसका पर भी ऐतराज नहीं किया, आपने जिसको दे दिया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि आपने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को हम एक साथ करेंगे, तो हम 37,339 अभ्यर्थी उसी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार से नियुक्ति का अधिकार मांगते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में
तुरंत डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से आर्डर निकलवा कर हम योग्य अभ्यर्थी को, जो सरकार के सभी मापदंडों पर खरे उतरे हैं, 11 लाख की भीड़ में से हम छट कर आए हैं। 11 लाख की भीड़ में से 4,10,000 छटते हैं, फिर 4,10,000 में से 1,46,060 छटते हैं और उस 1,46,060 में से उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में बोलती है कि दे आर क्रीम स्टूडेंट। यह वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें किसी भी मानक पर काटा छाटा नहीं जा सकता। उसके बावजूद 37,339 अभ्यर्थी नियुक्ति की राह में भटक रहा है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती इन्होंने 37,000 पद जो होल्ड करके किए हैं, उसको हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दे। मेरा दिवाली से पहले नियुक्ति करा है, मेरा 73 गुणांक है, फिर भी हाई मेरिट होने की वजह से भी मैं बाहर हूँ। आज हमसे कम वाला, हम ओबीसी के हैं, और हमसे कम वाले जो बच्चे हैं, जो 68 गुणांक वाले हैं, जो 69 गुणांक वाले हैं, उनको इन्होंने नियुक्ति दे दी है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कि जो सारे बच्चे 37,000 के, उनको सबको एक साथ नियुक्ति दें। हाई मेरिट लो मेरिट छोड़ के वो हमें नहीं चाहिए। और सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर रिलीज करवा के बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भी नियुक्ति दी जाए जल्दी से जल्दी। चेहरे से मासूम दिखने वाले यह दोनों शातिर अपराधी हैं। संदीप यादव और सत्यम यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के परानपुर गांव के रहने वाले हैं। रिश्ते में सगे भाई होने के साथ ही जुर्म की दुनिया में भी यह दोनों एक दूसरे का बखूबी सहयोग करते हैं। आजमगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में कंधरापुर थाना पुलिस ने इन शातिर अपराधियों को सोमवार रात ग्राम देवपार से गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। यह दोनों रानी की सराय थाने में दर्ज हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे थे। संदीप के ऊपर तहबरपुर, रानी की सराय व कंधरापुर थाने में 3 और सत्यम पर रानी की सराय व कंधरापुर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। भूमाफिया प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान से परेशान देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मंगरावा के निवासियों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि उनके ग्राम सभा का प्रधान, जो भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, वह उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर पंचायत भवन का निर्माण करा रहा है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की जा रही है। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं। जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई करने और जमीन वापस दिलाने की मांग किया। हमारी जमीन थी, जिस डिग्री थी, डिग्री के तहत हमारी वहाँ पे मरई थी, कल कुल्हार सब कुछ था, पोरा बालते थे, सब कुछ था। वहाँ पे प्रधान जबरदस्ती इसमें निर्माण पंचायत भवन का कर रहे हैं। जब रोकने के लिए हम गए, हमको मारे, धक्का दिए, हमारी आँख पे चोट लग गया और हमको भगाने लगे और कह रहे हमारे साथ 15 गुंडे हैं, आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। हम लोग इतने दिन से परेशान हैं। वो लोग हमारे आदमी को भी किडनैप करवाने की धमकी दे रहे हैं बार बार। क्या चाहते हैं आप? जी हम चाहते हैं यही है, हमको हमारी जमीन मिलनी चाहिए, उनको यहाँ से हटा दीजिए, पति को हमारे हाथ में दीजिए। आपको धमकी कौन देता है? प्रधान दुर्गेश शशि। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।